नॉमिनल चेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडिफरेंस इस रूब्रिक को इन डिटेल देखा। उसके बाद हम लोगों ने उसके सब रूब्रिक्स को भी देखा। कुछ रूब्रिक्स उस वीडियो में हम लोगों ने कवर अप किए और बाकी के बच्चे जो रूब्रिक्स है हम लोग वो नेक्स्ट हमारे वीडियो में देखेंगे। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग एक क्यूरी आई थी, उसमें पूछा है इंडिफरेंस इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इंडिफरेंस सफरिंग टू, इन दो रूब्रिक्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ये क्यूरी को लेकर आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हम लोग पहले देखेंगे इंडिफरेंस सफरिंग टू। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंडिफरेंस इन डिटेल देखा है। आपने फर्स्ट टाइम आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको रूब्रिक इन डिटेल समझे और लिंक समझे कि क्या एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, आपको ये समझ में आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने इंडिफरेंस सफरिंग टू ये रूब्रिक भी हम लोगों ने उस वीडियो में कवर किया है विद एग्जाम्पल के साथ। अभी ना हम लोग इस वीडियो में फिर से समझेंगे इन शॉर्ट में, और उसके बाद फिर हम लोग जो मेन जो रूब्रिक है आज के वीडियो का हमारा, वो है इंडिफरेंस इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको हम लोग कैरी ऑन करेंगे। शॉर्ट में हम लोग पहले उसको रिवाइज कर लेंगे इंडिफरेंस सफरिंग टू को। तो इंडिफरेंस इस वर्ड का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, वो कुछ इस तरह से है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ केयर। पहले हिंदी में उसके मीनिंग देखा जाए तो वो बेपरवाह, पहले उसको परवाह होती है वो चीज़ की, पर अब उसे उस चीज़ की परवाह नहीं है, उसको वो निग्लेक्ट कर रहा है या उदासीन है। ये जो इंडिफरेंस है ना, ये जो रूब्रिक है ना, इसमें ना हिंदी में ये जो वर्ड है ना उदासीन, उदासीन क्यों आया होगा ना, जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे मैंने सोचा, उस पर बहुत गहनता से सोचने के बाद मुझे एक बात पता चली कि उदासीनता क्या है, क्यों कहा गया है कि ये इंडिफरेंस इस वर्ड के को हिंदी में उदासीनता। हम लोग तो कहते हैं हमारे क्लिनिकली अप्लाई करने के लिए कि बेपरवाह, पहले परवाह होनी चाहिए उसको, अब उसको परवाह नहीं है, इसलिए हम लोग ये रूब्रिक वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये सब बातें हैं, सब बातें। पर ना क्या होता है ना, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ करने का जब मन नहीं होता है या उसकी प्रायोरिटी वो चीज़ नहीं होती ना, तब वो व्यक्ति के मन में उसके प्रति एक्साइटमेंट नहीं होती है, कोल्डनेस होता है उस चीज़ को लेके। तो कोल्डनेस यानी क्या ना, कि वो जो कोल्डनेस है वो होती है एक उदासीनता। मुझे समझा उदासीनता क्यों कहा गया है इंडिफरेंस को। अब हम लोग देखेंगे सफरिंग का मीनिंग। आप लोगों को सफरिंग इन डिटेल समझना है अच्छे से, तो मेरा एक वीडियो है फियर सफरिंग ऑफ, उसमें मैंने उसे बहुत इन डिटेल में बताया है। आप उसे एक बार तो भी देखिए, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार उसे देखिएगा, ताकि आपको सफरिंग समझ में आ जाएगा और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा सफरिंग को लेके। इसके बाद हम लोग कभी भी फ्यूचर में जो भी सफरिंग के रूब्रिक्स लोगे तो आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा सफरिंग को लेकर। फिर भी इस वीडियो में मैं इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करूँगी, पर मैं पूरा नहीं बता सकती हूँ इस वीडियो में, इसलिए मैं एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि सफरिंग क्या है। सफरिंग की डिक्शनरी मीनिंग हम लोग देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से है, जैसे कष्ट, अत्यंत दुख, पीड़ा, कठिनाइयाँ, झेलना, सहन करना, है ना, ये कुछ इस तरह से उसकी डिक्शनरी मीनिंग है। पर जो सफरिंग होती है ना, सफरिंग जब हम लोग ये जो वर्ड है हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसका फील देखिए सफरिंग का। सफरिंग क्या होती है? सफरिंग एक एक्सपीरियंस होता है दर्द का। सफरिंग एट्रीब्यूटेड इन 3 थिंग्स, क्या? पेन, इमोशनल टर्मोइल एंड हेल्पलेसनेस। ये 3 फील आते हैं उसमें, तब जाके वो सफरिंग होती है। सफरिंग ये एक ऐसी चीज़ होती है
कि उसके साथ में कुछ सिलसिले जुड़े हुए होते हैं। सिंगल चीज़ नहीं होती, एक अनुभव होता है अलग अलग सिलसिले जुड़े हुए का। हम लोग लाइफ में सफरिंग को कैसे समझते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। जो सफरिंग होती है वो अलग अलग लेवल के उसके रूट कॉजेस होते हैं। जैसे जैसे उसके रूट कॉजेस होते हैं वैसे वैसे लेवल पर हमें सफरिंग हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में दिखाई देती है। उसको डोमेस्टिक लेवल पर कोई सफरिंग है, जैसे कि उसको घर में, उसके आईपीआर में, उसके रिलेशनशिप्स में अलग अलग, या फिर तो उसकी फैमिली में कोई मैटर चल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो सफ़र हो रहा है। सोशो कल्चरल यानी कि उसने कुछ अनइथिकल काम कर लिया, उसने कुछ ऐसा काम कर लिया कि जो समाज के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसी चीज़ उसने की और उस वजह से उसे उस लेवल पर सफरिंग हो रही है। दूसरा कॉज ये हो सकता है। तीसरा कॉज हो सकता है कि उसके प्रोफेशनल लेवल पर उसे सफरिंग हो रही है, मतलब वो कहीं काम पर है या उसका कोई प्रोफेशन है, वहाँ पर किसी तरह की उसे सफरिंग हो रही है, किसी तरह का उसको मेंटली टर्मोइल से गुजरना पड़ रहा है। इकोनॉमिकल लेवल पर उसे सफरिंग हो सकती है, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, उसके बिजनेस में उसे कुछ घाटा आ गया, कुछ इस तरह से चीज़ें हुई तो वो इकोनॉमिकल सफरिंग होती है। ये हो गए, ये ऐसे 4-5 लेवल पर आपको सफरिंग मिल सकती है। जैसे ये सफरिंग आपको अलग अलग लेवल पर मिलती है, तो ये जो सफरिंग होती है, ये जब पेशेंट आपके पास लेकर आता है, ये जो सफरिंग्स है उस चीज़ को लेकर जब कोई बंदा इनडिफरेंस से, मतलब अनदेखा कर रहा है, मतलब कोई बंदा है उससे फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हो गया है और फिर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया कि उसका जो बिजनेस है वो सफ़र कर रहा है वो क्राइसिस से, और फिर भी ये बंदा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ आ जाएगा ये इंडिफरेंस सफरिंग। तो जो इंडिफरेंस सफरिंग, ये जो रूब्रिक है, आपको ये 3-4 लेवल्स में दिखाई देंगी। वहाँ बंदा आपको उस बारे में कुछ भी कहेगा नहीं, आपको बाहर से पता चलेगा कि उसकी कंपनी डूब रही है, वो इतने बड़े फाइनेंशियल लॉस में है, अब वो बहुत अमीर था अब गरीब हो चुका है, या आपको वो खुद कभी नहीं कहेगा। बार केस टेकिंग्स के बाद लास्ट में वो कहेगा, उसके अटेंडेंट ये बात कहेंगे या आपको बाहर से ये बात पता चलेगी। तो ये होता है इंडिफरेंस सफरिंग 2। इसके लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था पाइल्स का, कि जिसमें उसे 2-4 दिनों से तकलीफ हो रही होती है, बहुत सीवियर पेन होता है, पर वो कहता है कि हमेशा ही मुझे ऐसा होता रहता है, वो 3-4 दिनों में ठीक हो जाता है, इसीलिए उसने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, इतनी परवाह नहीं की कि मैं तुरंत दवाखाने में चला जाऊँ। इसलिए तो यहाँ पर क्या किया ना, वो चीज़ को उसने अनदेखा किया। इंडिफरेंस हम लोगों ने इन डिटेल समझ गए। इम्पॉर्टेंट यानी क्या? इम्पॉर्टेंट का हम लोग जब डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे वो कुछ इस तरह से होता है, महत्वपूर्ण, कि जो चीज़ बहुत महत्व की है वो होती है इम्पॉर्टेंट, जिस पर हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए, जिसे हम लोगों ने प्रायोरिटी देना चाहिए, वो चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट। ये हो गया इम्पॉर्टेंट। इंडिफरेंस इम्पॉर्टेंट। थिंग्स यानी चीज़, कोई चीज़, ये हो गए इसके हिंदी मीनिंग। अभी ये जो रूब्रिक है इंडिफरेंस इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें बंदा क्या करता है, जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसे वो चीज़ को अनदेखा करता है। ये हो गया इस रूब्रिक का मीनिंग। अभी ये रूब्रिक को हम लोग हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करेंगे। एक पेशेंट मेरे पास आता है, पेशेंट और उसकी वाइफ दोनों साथ में आते हैं, और पेशेंट मेरे पास दिखाता है कि ये मुझे स्काल्प में बहुत सारे एक्ने हुए हैं, इसके लिए आपके पास कोई ट्रीटमेंट हो तो मुझे दीजिए। तो मैं उस पर पूछती हूँ कि कब से आपको,
जब से मैं यहाँ यूएस से आया हूँ 2-3 साल हो गए, वहाँ पर क्लाइमेट बहुत ठंडा था, पर यहाँ पर का जो क्लाइमेट है बहुत गर्मी है, मुझे सहन नहीं होती है। इस वजह से मुझे ये स्काल्प में होना स्टार्ट हुआ है, ऐसा वो कहता है। मैंने सुन लिया, मैंने कहा ठीक है, और क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है आपको इसको लेकर? तो दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत सिर्फ पेन बहुत ज़्यादा होता है, और इस पेन के वजह से ये एक बार आना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे सर भी रख नहीं सकता मैं तकिए के ऊपर, इतना दर्द होता है, पस निकलता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पूरे दिन इचिंग और बर्निंग सेंसेशन चलता ही रहता है। मैंने कहा और ये 3-4 साल मैंने इसके लिए बहुत ट्रीटमेंट्स करवाई है डॉक्टर, पर ना 3-4 साल से क्या हो रहा है कि एक बार ट्रीटमेंट करवाई तो 6-7-8 महीने मुझे नहीं आते, पर मैं थोड़ा सा भी ईस्ट प्रोडक्ट्स खा लूँ या कोई ऐसे ब्रेड वाली कोई चीज़ खा लूँ, केक्स खा लूँ, बेकरी प्रोडक्ट्स खा लूँ, तो मुझे तुरंत फिर से ये आने शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं, और फिर मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे हमारे रिलेटिव्स ने कहा कि होम्योपैथी में इसके लिए अच्छा इलाज है, तो मैं तुरंत आपके चला आया, क्योंकि एक बार ना ये अभी थोड़े स्टार्ट हुए, एक बार स्टार्ट हो गए ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत देते, तो वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए मैं सोच रहा था कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट करा लूँ तो एक बार कंप्लीट, एक ही बार में सब रिलीफ मिल जाएगा, ये जड़ से चला जाएगा। उसके वाइफ को मैंने बाहर बिठा दिया और उसको पूछती हूँ क्या ज़िंदगी में आपके ऐसे प्रॉब्लम थी, ऐसा क्या हुआ कि आपको आपके जो स्काल्प पर जो इतने ये है वो जा ही नहीं रहे, क्या ऐसी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ हो गई कि जो आपको सहन नहीं हो रही है, वो चीज़ आपको अंदर के अंदर खाए जा रही है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात है? तो बोलते कुछ भी नहीं, सब तो अच्छा है। हाँ, वो काम की जगह पर कुछ ना कुछ तो थोड़े से प्रॉब्लम्स सभी के रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। फिर मैंने इंक्वायरी करना स्टार्ट करी, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ चीज़ें कुछ भी नहीं, सब अच्छा है, सब घर में अच्छा है, मैं इकलौता एक हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये वो, बस ऐसे ही कैजुअल बात कर रहा है, कुछ भी बता नहीं रहा है, एकदम चुप शांत। फिर मैंने उसको पूछा कि इसको लेकर आपको कोई एंजाइटी होती है क्या, क्या होता है? एंजाइटी कुछ नहीं, सिर्फ एक ही लगता है कि ये 2-3 आ गए तो और ज़्यादा ना बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ गए तो फिर मुझे सर रखने के लिए भी दिक्कत हो जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा पर्स और वो सब पिलो भी ख़राब हो जाता है, फिर बहुत मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस ये एक ही चीज़ का डर लग रहा है कि वो स्टेज में मैं फिर से ना पहुँच जाऊँ, इसीलिए एक ही बात की चिंता लगी रहती है। ये एक बात बोली उसने। उसके बाद मैं पूछ रही हूँ उसको कि आप यूएस से फिर इंडिया क्यों आए? वहाँ तो आपको अच्छी जॉब लगी थी, फिर आप इधर रिटर्न क्यों आए? फिर उस पर वो बंदा बोलता है मैं आना ही नहीं चाहता था, पर क्या है ना, घर वालों ने मुझे बुलाया थोड़े दिन के लिए, तो आ जा एक बार, और मैं एक बार इधर आ गया तो वापस नहीं जा पाया। मुझे बहुत दुख है इस बात का मेरी लाइफ में कि मैं वहाँ रहता तो बहुत अच्छा रहता, मैं वही रहना चाहता था, एटलीस्ट और 4-5 साल के लिए क्यों ना हो, मैं वही जाना चाहता हूँ, मैं इधर आना ही नहीं चाहता था इंडिया में। ये तो मेरे जो बड़े काका का जो लड़का है, बड़ा भाई मेरा कज़िन, उसने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा फिर फैमिली को कि तू अकेला है कि वापस मत जा, क्या करेगा वहाँ पर, हम लोग हैं इधर, तेरे को सहारा, तेरे माँ बाप अकेले रहेंगे, उनको कुछ हो जाएगा तो तू आ भी नहीं पाएगा टाइम पर, इससे तू इंडिया में ही रहे, फॉरेन में मत रहे, उधर मत जा वापस, वहाँ तो तू अकेला ही है, ऐसे वगैरह। और इधर आने के बाद फिर अभी उसकी शादी हुई भी रहती रिसेंटली। तो अभी क्या होता है ना, ये सब सिनेरियो में मैंने उसको जस्ट पूछा आपको वहीं पर क्यों रहना है? अरे वहाँ पर ना मैडम कैसे है ना, वहाँ का वातावरण देखिए कितना अच्छा है, वहाँ कितना फ्रीडम है, यहाँ घर में ना वैसा नहीं है, वैसे रह नहीं सकते आप, आपके वाइफ के साथ में भी आप वैसे नहीं रह सकते। उधर कितना अच्छा है, सैटरडे संडे पर मैं बाहर जाता था, बहुत एंजॉय करता था मेरी लाइफ। वहाँ की लाइफ देखिए आप कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, किसी का टेंशन नहीं, कोई नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं, सब अच्छा है, कितना अच्छा है। मैं बहुत मिस करता हूँ वो सब चीज़ों को। वो हिसाब से इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में क्या है, बस आपकी रोज़मर्रा का काम है, और यहाँ पर आप इतने फ्रीली नहीं रह सकते, घर में भी इतना फ्रीली नहीं रह सकते, इतना ये है बस। और बस यही बात का दुख है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब अच्छा है, इस तरह से वो कहता है। फिर मैं उसको बाहर बिठाती हूँ, उसके वाइफ को बोलती हूँ कि आप
अंदर आ जाइए। तो उसके वाइफ को मैंने पूछा कि इनका नेचर कैसा है, तो वो बोलती है मुझे कि इनका नेचर ना, ये कहीं बाहर चले जाते हैं ना, बाहर गाँव, तो सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, पर एक फ़ोन भी नहीं करते। कहीं पर चले गए तो वो उधर ही रहते हैं, उनके उनके ही रहते हैं, कुछ भी नहीं, एक फ़ोन नहीं। हमने यहाँ से कोई फ़ोन किया उनको तो किया तो बात कर लेंगे, अदरवाइज़ उनको कुछ याद नहीं रहती हमारे कि फ़ोन करना चाहिए मुझे कि मैं उनकी वाइफ हूँ। हालांकि 3-4 महीने ही हो रहे हैं हमारे शादी को, फिर भी उनको कुछ नहीं लगता है। चले जाते हैं ऐसे ही कहीं पर भी, कुछ भी, किसी ने कोई फ्रेंड ने फ़ोन कर दिया, निकल पड़े उसके साथ में, कुछ भी नहीं, एकदम बिंदास पर्सनालिटी है। उनको कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनको कि उनकी वाइफ है पीछे, कि उन्होंने उसको फ़ोन करना चाहिए, बताना चाहिए कि आज वो कहाँ पर है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बोलते नहीं, कोई कॉल करके बोलते नहीं। आने के बाद में भले बता देंगे आपको, पर जाते वक्त कुछ भी नहीं। उनकी मम्मी भी मुझे कहती है, मेरा लड़का वो पहले भी ना कहीं जाता था तो 8-8 10-10 दिन कॉल नहीं करता था, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। वो घर पर भी इन्फॉर्म नहीं करता था वो कहाँ पर है, क्या है, सिर्फ एक बार बोल के चला जाता था, उसके बाद वो क्या कर रहा है किसी को नहीं बताता था। ऐसे ही नेचर है उनका, बाकी कुछ तो नहीं है। अब मुझे उसके वाइफ से और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको मैं एनालाइज करती हूँ थोड़ा। कुछ एनालाइज करने के बाद मुझे कुछ रुब्रिक्स मिलते हैं। फर्स्ट रुब्रिक मिलता है मुझे फियर सफरिंग ऑफ में, यानी कि उसको डर लग रहा है कि पहले जैसा जो स्काल्प होते हैं फिर से वापस ना हो जाए, इसलिए वो आज ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है। बढ़ ना जाए, बढ़ जाएगी तो उसको क्या क्या दिक्कत होगी उससे, कि उसको सर रखते नहीं आएगा, पसी हो जाएगी, स्मेल आएगी, फिर उसका वो इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट, उसकी स्मेल, ये चीज़ों से उसे सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक फर्स्ट रुब्रिक था, फियर सफरिंग ऑफ। दूसरा रुब्रिक ना, लिबर्टिज्म। वो यूएसए रिटर्न इंडिया में क्यों नहीं आना चाहता था ना, क्यों? सिंपल सा मैंने मेरे तरफ से एनालाइज किया कि हम लोग इन शॉर्ट में समझेंगे। लिबर्टिज्म यानी कि लिबर्टिंग यानी डिवाइड ऑफ मॉरल और सेक्सुअल रिस्ट्रेंट, वैल्यू ऑन फिजिकल प्लेजर। लिबर्टिज्म ISM यानी अ कंटिन्यू प्रोसेस, कि ये जो लिबर्टिज्म वाले बंदे होते हैं वो फिजिकल जो प्लेजर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उसको कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए होती, कोई बाउंड्रीज नहीं चाहिए होती है, उसको उसके मन से रहने दो, उसे ऐसा लगता है। तो मेरा सेकेंड रुब्रिक था लिबर्टिज्म। एक और रुब्रिक पकड़ा, वो रुब्रिक था कोवर्डाइज यानी कि वो इंडिया में तो रिटर्न आ गया, पर सब लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर डाला ना कि अब तू वापस मत जा, तो एक अकेला है, माँ बाप को तेरे बाद माँ बाप का क्या होगा, ऐसे वैसे। उस वजह से वो डर गया और इधर ही रुक गया, वो रिटर्न यूएस नहीं जा पाया, और उन लोगों के सामने वो झुक गया। तो एल्डिंग है, पर वो झुका तो सही है, पर उसके मन में क्या है कि मैं आज भी उधर जाऊँ 3-4 साल के लिए, तो भी वहाँ रहने चले जाऊँ। उसे ऐसा लगता था कि मैं जैसी ज़िंदगी जीता हूँ, मुझे मेरे हिसाब से पसंद है ज़िंदगी जीना, ऐसा उसका कहना होता है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं करना था। लिबर्टिज्म में जो बंदा होता है ना, उसको जो फिजिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसे उस चीज़ का ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है, मटेरियल चीज़ों का, उस पर उसका पूरा फोकस होता है। अब उसकी जो वाइफ है उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उस पर से मैंने एक रुब्रिक उठाया, सिंपल सा रुब्रिक उठाया कि देखिए अभी ये बंदे के नए शादी हुई है, फिर भी ये बंदा कहीं पर भी उसके मन मर्जी, किसी फ्रेंड्स ने कॉल किया या कुछ किया तो ये तुरंत निकल जाता है, 1-2 दिन फ़ोन नहीं करता है घर पर। उसको इतना सा भी ये नहीं लगता है कि मैं मेरे वाइफ को कहना चाहिए मैं कि एक फ़ोन कर दूँ करके, ये भी नहीं। मतलब उसकी वो यहाँ पर क्या है, इंडिफरेंस इम्पोर्टेंट, मुझे अभी उसकी जो वाइफ है वो इम्पोर्टेंट होती है, फिर भी वो उसके लिए उसको उसके प्रति कुछ लगता नहीं है, वो उसको भी कॉल नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने एक रुब्रिक उठाया था, इंडिफरेंस इम्पोर्टेंट थिंग्स टू। मतलब क्या कि उसकी वाइफ को कॉल करना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना,
आपको क्या लगता है इस पर कि उसने उसके वाइफ को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए या एक कॉल करना चाहिए कि वो कहाँ पर है? उसकी मम्मी जो होती है वो भी यही कहती है कि 8-8 दिन चला जाता है फिर भी किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करता है। मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि वो बंदा कहाँ पर जा रहा है, उसके घर वालों को एक बार उसने बात बतानी चाहिए कि कहाँ जा रहा है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात को भी वो बेपरवाह होता है। यहाँ पर मैंने रूब्रिक उठाया था इंडिफरेंस इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू। उसको मैंने एक रेमेडी दी और फ्लोरिक एसिड 30 का एक स्टैट सिंगल डोज दिया और उसको 15-20 दिनों के लिए दवाई SL दे दिया। उसके बाद जब वो आया तो काफ़ी उसके कम हुए थे वो सब एक्नेस। तो ये जो रेमेडी है फ्लोरिक एसिडिकम, इसमें ना जो बंदा होता है, हम लोग जब कॉलेज में थे तब जो आवारा लड़के हैं, खुलेआम अफेयर करने वाले, या फिर तो गैजेट से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसमें ही एंग्रॉस होने वाले, अम्यूज़मेंट वाले, लिबर्टिज़म वाले, ये जो सब बंदे होते थे ना वो होते फ्लोरिक एसिड के। सो गाइस, हम लोगों ने देखा इंडिफरेंस सफरिंग टू और इंडिफरेंस इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू। तो यहाँ पर ना ऐसे ही एक केस मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बंदा होता है, पूरी केस नहीं सुनाती हूँ, एक शॉर्ट में बताती हूँ कि घर में कौन कौन रहता है। ये जब मैं उसको क्वेश्चन पूछती हूँ तब वो कहता है 2 भाई हैं, उनकी दोनों भाइयों की बीवी है, उनके बच्चे हैं, माँ बाप है, वाइफ है, बस। फिर मैं उस पर सवाल पूछती हूँ कितने दिन हो गए आपकी शादी को? तो वो कहता है 8 साल हो गए मेरी शादी को। तो मैंने कहा बच्चा वगैरह भी तो होगा ना आपको? हाँ हाँ बोले, है ना, लड़का है ना, एक 3-4 साल का लड़का है मुझे। देखिए यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली थी कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चा भी इम्पोर्टेंट है ना, बच्चा इम्पोर्टेंट होकर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उसने मेंशन ही नहीं किया बच्चे को। 8 साल हो गए शादी को, 4 साल का उसको लड़का है, फिर भी उसने उस लड़के के बारे में कोई नहीं कहा। तो यहाँ पर भी क्या है ना, इंडिफरेंस इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू। तो ये थी मेरी छोटी सी केस, उस पर से हम लोगों ने देखा। सो थैंक यू।